क्लास 12th की बायोलॉजी बस आपको लगता है कि इजी है, बट ऐसा है नहीं। ये काफी ज्यादा एक टफ सब्जेक्ट है, बट इंटरेस्टिंग भी है। तो इसी टफ सब्जेक्ट को समझने के लिए हम ये वीडियो की सीरीज बना रहे हैं। ऐसे ही वीडियो की सीरीज में आपको प्लेलिस्ट अवेलेबल मैं करवा दूंगा। ऐसी वीडियोस की सीरीज में हम बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स को डिटेली कवर करेंगे और इसके बाद आपके अंदर कोई भी डाउट नहीं बचेगा इस चैप्टर को लेकर। आज जो वीडियो होने वाला है वो होगा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अगर आपको चाहिए कि आप 99 इवन 100% स्कोर करो तो ये वीडियो देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में ना मैंने कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ी है जो आपको आपके एनसीईआरटी बुक से पढ़नी होगी या फिर कोई अलग नोट से पढ़नी होगी। बस ये वीडियो और वो चैप्टर खत्म। तो ऐसी ही हम सीरीज बनाते हुए चल रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं डिस्प्ले पर आपको एक चार्ट दिखा देता हूं जिसमें हर एक शब्द का मतलब यहां पर लिखा हुआ है। इससे क्या होगा, इससे अगर आप इसको एक बार ओवरव्यू कर लोगे, एक बार देख लोगे, तो जो वीडियो में मैं वर्ड्स यूज करूंगा वो आपको समझ आएंगे। और समझ आने के साथ साथ आपको बस कुछ अपना 30 to 40 मिनट्स देना है एंड आपका जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो जाए, बट वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि बस ये एक वीडियो और चैप्टर आपका फिनिश। तो बिना किसी टाइम इसके आओ शुरू करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये जो वीडियो होगा ये इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर को हम कंप्लीट करने के लिए शूट कर रहे हैं। तो इस वीडियो के बाद आपको श्योरली कोई भी डाउट नहीं बचने वाला है। देखो, शुरू करते हैं विथ आर इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट में से शुरू करते हैं हम। देखो, when we observe living organism around us, one very interesting question arises। जब भी हम अपने अराउंड में लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखते हैं तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन हमारे मन में आता है। ठीक है, क्या? वाई डू चिल्ड्रन रिजेंबल देयर पेरेंट्स? जो चिल्ड्रंस हैं वो अपने मम्मी पापा जैसे क्यों दिखते हैं, मतलब थोड़े सिमिलर दिखते हैं। ठीक है, आप भी कभी कोई सोसाइटी एरिया में गया हो तो वहाँ पे आपको जज किया जाता है कि आप अपनी मम्मी जैसे दिखते हो। आप तो आँखें हैं वो मम्मी पर गई हैं, जो नाक है वो मम्मी पे गई है या फिर पापा पे गई है, ऐसा आपने सुना होगा। तो वही चीज़ें, उसी को हम बोलते हैं रिजेंबल, मतलब के जैसे दिखना, है ना। और दूसरा क्वेश्चन ये आता है हमारे मन में कि एंड एट द सेम टाइम वाई आर दे नॉट एग्जैक्टली आइडेंटिकल? आप एक बात बताओ, आप क्या एज इट इज़ अपने मम्मी पापा जैसे दिखते हो? नहीं, आप थोड़े बहुत दिखते हो, है ना। जैसे आपकी आईब्रो हो गया, आपका फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, या फिर आपके हंसने का तरीका हो गया, ये कुछ कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो मिलते जुलते हैं आपके पेरेंट्स से, बट एग्जैक्टली सेम नहीं होता है। ठीक है, तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारे मन में ये बात आती है, तो इसका हम आंसर भी समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड में हैव सेम आई कलर एज द मदर। ठीक है, अगर हम एग्जांपल ले एक चाइल्ड का, तो एक चाइल्ड का जो आंखें हैं, ठीक है, आई कलर जो है वो उसकी मम्मी के जैसा हो सकता है। ठीक है, द सेम हाइट पैटर्न एज द फादर। ठीक है, उसी बच्चे का सेम हाइट हो सकता है अपने पापा के जैसा, बट स्टिल लुक यूनिक एंड डिफरेंट। ठीक है, बट फिर भी वो जो बच्चा है वो अपने मम्मी पापा से अलग दिखता है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वेरिएशन और इनहेरिटेंस का। ठीक है, यही बात आपको एक एग्जांपल से मैंने समझाने का ट्राई किया है। अब समझो, दिस ऑब्जर्वेशन लीड्स टू टू वेरी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। अभी हमने जो बात की ना, उसके ऑब्जर्वेशन के चलते, मतलब हमने जो ऑब्जर्वेशन किया उससे हमको एक बात समझ आती है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो कि इन दोनों को डिफाइन करती है। तो उसके पीछे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, ये दोनों छिपे हैं बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के रूप में। समझो इनहेरिटेंस क्या होता है। ठीक है, इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि ट्रेड, कैरेक्टर्स मतलब ट्रेड और ट्रेड मतलब कैरेक्टर्स, फ्रॉम ऑफ स्प्रिंग्स, फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, तो जो इनहेरिटेंस होता है ना, उसका क्या मतलब होता है? इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि कैरेक्टर का ट्रांसफ़र होना, मतलब कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र होना अपने पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग के बीच में, मतलब पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग के बीच में जो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स हो रहा है, जिसकी वजह से कुछ कुछ चीज़ें सिमिलर हैं, वो आपको यहाँ पर उस टर्म का नाम जो है वो इनहेरिटेंस है।
तो अगर कोई भी पूछे कि इनहेरिटेंस क्या है तो आप सिंपली बोल सकते हो कि ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर, या फिर टू द ऑफ स्प्रिंग बोल सकते हैं। अब इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन समझते हैं। एवरी ऑर्गेनिज्म हैज़ सर्टेन फीचर्स और ट्रेड्स सच एज हाइट, आई कलर, स्किन कलर, हेयर टाइप, ब्लड ग्रुप। ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म में ना कुछ सर्टेन फीचर्स होते हैं, ठीक है, जो कि एज अ ट्रेड, मतलब एज अ ट्रेड होता है। जैसे कि आप देख लो, किसी की भी आप हाइट देखते हो, आई कलर देखते हो, स्किन कलर देखते हो, हेयर टाइप हो गया, ब्लड ग्रुप हो गया, ये सारे कॉमन फीचर हैं जो कि हम कॉमनली नोटिस करते हैं। ठीक है, these traits are not randomly formed, they are inherited from parents। अब ये जो ट्रेड्स हैं ना, ये जो मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताए किसी भी ऑर्गेनिज्म के, ये रैंडमली नहीं आ गए हैं, इनको जानबूझकर लाया गया है। और ये किसके थ्रू आए हैं? ये आपके पेरेंट्स के थ्रू आए हैं, मतलब पेरेंट्स से आए हैं। अब समझो, हाउ डज इनहेरिटेंस एक्चुअली हैपन। अब ये इनहेरिटेंस होता कैसे है एक्चुअली, वो समझो। इनसाइड आवर बॉडी देयर आर स्पेशल यूनिट्स कॉल्ड जीन्स। हमारे बॉडी के इनसाइड, मतलब अंदर की तरफ, कुछ स्पेशल यूनिट्स होती हैं जिनका नाम होता है जीन्स। ठीक है, ये जो जीन होते हैं ना, ये कैरी करते हैं इंफॉर्मेशन को। ठीक है, दिस इंफॉर्मेशन कंट्रोल्स ट्रेड्स। और ये जो इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं, उस इंफॉर्मेशन से जो ट्रेड्स होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो कंट्रोल होते हैं। जीन्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग थ्रू गैमेट्स, यानी स्पर्म टू एग। मतलब जो जीन होते हैं ना, यही पास होते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग पर। सो इनहेरिटेंस इज बेसिकली द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो मतलब कह सकते हैं कि जो इनहेरिटेंस है ना, ये बेसिकली क्या है? ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है टू पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है समझने के लिए, वो समझो। इनहेरिटेंस एंश्योर्स दैट ह्यूमन गिव बर्थ टू ह्यूमन, मैंगो सीड ग्रो इनटू मैंगो प्लांट एंड डॉग प्रोड्यूस पपीज नॉट कैट्स। कहने का मतलब है कि जो इनहेरिटेंस है ना, इनहेरिटेंस के थ्रू जो बॉडी है, ठीक है, वो एंश्योर करती है कि जो ह्यूमन है, ठीक है, जो ह्यूमंस हैं वो सिर्फ ह्यूमंस को ही बर्थ दे सकें। ठीक है, किसी एनिमल को या फिर कोई भी स्पीसीज को बर्थ ना दे सके। आप समझ रहे हो बात? तो ये किसके चलते होता है? इनहेरिटेंस के चलते हो रहा है। ठीक है, और जो मैंगो सीड होता है, वो मैंगो प्लांट में ही कन्वर्ट हो। ऐसा ना हो कि आपने किसी और चीज़ का बीज डाला है और वो किसी और चीज़ में ग्रो हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी इनहेरिटेंस का ही मैजिक है। फिर जो डॉग होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं पपीज़, है ना। पपीज़ मतलब जो कुत्ते के छोटे बच्चे होते हैं या फिर डॉग्स के छोटे बच्चे जो होते हैं, उनको पपीज़ कहा जाता है। तो पपीज़ को बर्थ देते हैं, कैट को नहीं देते हैं। ठीक है, दिस मेंटेन्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। अब इसके चलते एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज़। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज़ का मतलब ये होता है कि जो जनरेशन चल रही है उसको और आगे तक बढ़ाना। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज़। किसी भी स्पीसीज़ की कंटिन्यूटी हो रही है, वो रुक नहीं रहा है, तो ये इनहेरिटेंस ही मेंटेन कर रहा है। मतलब देखा जाए तो इनहेरिटेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब समझते हैं दूसरे धुरंधर को, वो है व्हाट इज़ वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है? तो वेरिएशन रिफर्स टू द डिफरेंसेस इन कैरेक्टरिस्टिक्स अमॉन्ग इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। अब जो वेरिएशन होता है ना, वो रिफ़र करता है डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स अमॉन्ग इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। वैसे तो समझ आ ही गया होगा, पर फिर भी समझो। ये जो चीज़ होती है ना, ये चीज़ आपको आपके मम्मी पापा के जैसे बिल्कुल आइडेंटिकल होने में, ना होने में मदद करती है। कौन सी चीज़? वेरिएशन। मतलब आप एग्जैक्टली अपने मम्मी पापा जैसे नहीं दिखते हो, कुछ आपके ऑर्गन्स हो गए, कुछ आपके फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, वो जो होता है वो आपका कंट्रोल होता है वेरिएशन के थ्रू। और वो चीज़ें जो होती हैं वो सिमिलर दिखती हैं, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो डिफरेंट हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी बॉडी पर वेरिएशन वर्क कर रहा है। ठीक है,
समझो, इवन इवन थ्रो इनहेरिटेंस मेक ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू पेरेंट्स, दे आर नेवर एग्जैक्टली आइडेंटिकल। ठीक है, वही बात लिखी हुई है कि जो इनहेरिटेंस है ना, ठीक है, वो भी ऑफ स्प्रिंग को सिमिलर बना सकता है पेरेंट से। ठीक है, बट इतना भी सिमिलर नहीं कि वो बिल्कुल आइडेंटिकल हो। मतलब जैसे हम शक्ल बोलते हैं ना, हम शक्ल वाला कॉन्सेप्ट तो कभी नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, टू सिबलिंग में हैव डिफरेंट हाइट। एग्जाम्पल के लिए दो सिबलिंग यानी कि भाई बहन या फिर भाई भाई जो भी हो गया, ठीक है, मतलब दो क्या बोल सकते हैं हम, एज अ भाई बहन हम ले लेते हैं। तो जो दो भाई बहन हैं, है ना, उनकी जो हाइट है उसमें डिफरेंस है ना, एग्जैक्टली सेम नहीं है। ट्विंस में हैव स्लाइटली डिफरेंसेस। जो ट्विंस होते हैं ना, उनमें भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। और ट्विंस में भी जो डिफरेंस क्या होता है, फिंगरप्रिंट का होता है मोस्टली, है ना, उनके भी फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं। चिल्ड्रन में डिफर फ्रॉम पेरेंट टू अपीयरेंस। ठीक है, चिल्ड्रन में डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट इन अपीयरेंस। जो चिल्ड्रन होते हैं ना, वो अपने मम्मी पापा के जैसे नहीं दिखते हैं, थोड़े डिफरेंट दिखते हैं। ठीक है, अब दीज डिफरेंसेस आर कॉल्ड वेरिएशन। अब ये जो डिफरेंस है ना, इसको कहा जाता है वेरिएशन। समझे? देखो यार स्टूडेंट्स, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको बेसिक से समझाते चलूँ, ठीक है, इसलिए शायद वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, बट हाँ, ये गारंटी है कि आपको ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अच्छा, एक बात मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि हमने जो अभी पिछला पढ़ा था इनहेरिटेंस, अगर उसको एक लाइन में डिफाइन करना हो तो क्या करेंगे? ठीक है, क्या कहेंगे उसको? कमेंट में ज़रूर लिख के बताओ। ठीक है, देखते हैं कि कितना आप ध्यान से सुन रहे थे इस वीडियो को। आगे चलते हैं। टाइप ऑफ वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशन के टाइप समझो। जेनेटिक वेरिएशन, ठीक है, जेनेटिक वेरिएशन में क्या होता है? ये होता है ड्यू टू डिफरेंसेस इन जीन। जीन में जब डिफरेंस आता है तब जेनेटिक वेरिएशन होता है, और ये पास होता है फ्रॉम पेरेंट्स। फिर एनवायरमेंटल वेरिएशन। ठीक है, एनवायरमेंटल वेरिएशन में क्या होता है? ये कॉज्ड होता है ड्यू टू एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट की कुछ कंडीशंस की वजह से वेरिएशन हो रहा है, जैसे कि फूड हो गया, क्लाइमेट हो गया, लाइफस्टाइल हो गई। ठीक है, अब एग्जाम्पल, जैसे कि एक आदमी है, उसको बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो उसकी टॉलर हाइट हो गई, है ना, मतलब अच्छा पोषण मिल रहा है उसकी बॉडी को, तो काफ़ी ज़्यादा वो हाइट में लंबा हो गया है, हेल्दी हो गया है, गुड लुकिंग हो गया है। ठीक है, पर वही एक बच्चे को पुअर न्यूट्रिशन मिला है बचपन से, तो उसकी हाइट थोड़ा सा नाटा हो गया है। ठीक है, शॉर्टर हाइट हो गई है, थोड़ा सा अजीब दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि उसकी जो न्यूट्रिशन है उसकी फुलफिलमेंट नहीं हुई है ना, तो उसको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल रहा है। इवन विद द सेम जीन, एनवायरनमेंट कैन चेंज एक्सप्रेशन। और जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर सेम जीन भी क्यों ना हो, फिर भी जो एनवायरनमेंट है वो एक्सप्रेशन को चेंज कर सकता है। ठीक है, वाई वेरिएशन इज सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, वेरिएशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है यार? तो ये क्या करता है? हेल्प इन सर्वाइवल, सर्वाइवल में हेल्प करता है। ठीक है, बेस ऑफ इवोल्यूशन। अगर ये नहीं होगा तो जो ह्यूमंस है वो धीरे धीरे चेंज कैसे होंगे? ठीक है, अगर चेंज ही नहीं होगा, अगर हम एग्जैक्ट हमारे ऑफस्प्रिंग होने लगे, ठीक है, ह्यूमंस एक जैसे दिखने लगे, तो इवोल्यूशन कैसे होगा? थर्ड, प्रिवेंट एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन को प्रिवेंट करता है। ठीक है, स्पीसीज की कंटिन्यूटी रखता है। ठीक है, अब देखो रिलेशन बिटवीन समझते हैं, तो रिलेशन जाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमने समझ लिया कि जो इनहेरिटेंस है ना वो क्या है? मेक्स ऑर्गेनिज्म सिमिलर। ठीक है, और जो वेरिएशन है वो मेक्स ऑर्गेनिज्म डिफरेंट, बट बोथ वर्क टुगेदर। अब इनहेरिटेंस का काम ये है ना कि ये आपके जो पेरेंट्स है उसके जैसे आपको बनाए, ठीक है, सिमिलर बनाए, ठीक है, बहुत हद तक। बट जो वेरिएशन होता है ना, ये बिल्कुल उल्टा काम कर रहा है इसका, अगर हम एक शब्द में इसको डिफाइन करें तो समझ लो कि ये दोनों बिल्कुल साथ में वर्क करते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर का कोर कॉन्सेप्ट आता है, वो है मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हु वॉज मेंडल? मेंडल को आप जानते हो क्या? आपने पढ़ा भी होगा उनके बारे में। तो
उनका फुल नेम था जॉन ग्रिगोर मेंडल, ठीक है, मैंने यहाँ पे ग्रिगोर मेंडल बस लिखा है। वॉज एन ऑस्ट्रेलियन मॉन्क एंड साइंटिस्ट। ये जो आदमी थे ना, ये ऑस्ट्रेलियन मॉन्क और एक साइंटिस्ट पेशे के आदमी थे, ठीक है, प्रोफेशन के आदमी थे ये। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है, ये फादर ऑफ जेनेटिक्स के लिए फेमस हुए। उनके बारे में हम सारी चीज़ें जानेंगे। वाई इज़ मेंडल सो इम्पॉर्टेंट, मेंडल इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो बिफोर मेंडल, मतलब मेंडल के एक्सपेरिमेंट से पहले जो लोग थे ना, वो क्या सोचते थे? पीपल बिलीव्ड ट्रेड मिक्स्ड, यानी ब्लेंडिंग थ्योरी। अब ब्लेंडिंग थ्योरी कोई थ्योरी नहीं थी, अपने मन से लोगों ने बना लिया था। उनके कहने का मतलब ये था कि दो कैरेक्टरिस्टिक, मतलब मान लो शॉर्ट और टॉल और शॉर्ट, अगर हम इसको फ्यूज़ करवाते हैं तो मीडियम हाइट वाला आदमी पैदा होगा। बट ऐसा नहीं था। बट मेंडल प्रूव्ड ट्रेड डू नॉट ब्लेंड, ठीक है, ब्लेंड नहीं होता है। ब्लेंड मतलब क्या बोल सकते हैं? मिक्स होना, ठीक है। तो जो ट्रेड्स होते हैं ना, कभी मिक्स नहीं होते हैं, है ना। दे डू नॉट ब्लेंड, दे आर इनहेरिटेड एज डिस्क्रीट यूनिट जीन। अब जो ट्रेड है ना, वो डिस्क्रीट यूनिट के जैसे होते हैं। डिस्क्रीट यूनिट मतलब क्या होता है कि सेपरेट यूनिट, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि ये बॉक्सेस बने हुए हैं, ठीक है, तो ये डिस्क्रीट यूनिट्स हैं, मतलब ये सेपरेट हैं, ठीक है, कोई एक दूसरे से मिक्स है क्या? नहीं है। तो वैसे ही जो ट्रेड्स हैं वो डिस्क्रीट यूनिट है, ठीक है। अब मेंडल के टाइम पीरियड को समझो, ठीक है। जो मेंडल था ना, उसने अपना एक्सपेरिमेंट 1856 से लेकर 1863 तक किया, ठीक है। और उसका जो वर्क था वो पब्लिश 1866 में उसने अपना वर्क पब्लिश किया, ठीक है। उसका जो वर्क की जो रिकॉग्नाइजेशन थी, मतलब जब उसको मान्यता मिली उस काम की, तब 34 ईयर्स बीत चुके थे, है ना। मतलब 34 ईयर्स का उसने रिसर्च किया था, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत की थी इन्होंने। इम्पॉर्टेंट इंसाइट्स, ग्रेट डिस्कवरीज आर ऑफन अंडरस्टूड मच लेटर, ठीक है, कि जो ग्रेट डिस्कवरीज होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है, ठीक है, पॉपुलर होने में और समझ में आने वाली, है ना। उसके बाद देखो, वाई मेंडल चूज पी प्लांट। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आपने सुना भी होगा बट आपको पता नहीं होगा क्यों। देखो, मेंडल ने पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया था, पर सिर्फ पी प्लांट ही क्यों चूज किया, ये क्वेश्चन है। देखो, मेंडल डिड नॉट रैंडमली चूज पी प्लांट, देयर इज अ साइंटिफिक डिसीजन। जो मेंडल है ना, उन्होंने ये रैंडमली नहीं चूज किया था। इन्होंने जो पी प्लांट चूज किया था उसके पीछे बहुत ही बड़ा साइंटिफिक रीजन था, ठीक है। फर्स्ट रीज़न क्या था? ये इजी टू ग्रो है, ठीक है। इजी टू ग्रो है मतलब इनको आसानी से ग्रो किया जा सकता है ना। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा इजीली अवेलेबल है इनके सीड्स और इजीली वो ग्रो हो जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें समझो, पी प्लांट कैन ग्रो इजीली इन गार्डन कंडीशन, ठीक है। गार्डन कंडीशन मतलब नॉर्मल जो सॉइल होती है उसमें ग्रो हो जाते हैं। नो स्पेशल एनवायरनमेंट नीडेड, कोई भी एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। मेंडल को बहुत ही इजीली ग्रो हो पाता है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है। पी प्लांट को यूज़ करने के एडवांटेजेस क्या हैं कि लार्ज नंबर ऑफ प्लांट कैन बी स्टडीड, ठीक है। अब यहाँ पर इजी टू ग्रो था यहाँ पे, है ना, तो हम जल्दी से इसको ग्रो कर सकते हैं और ग्रो करके हम लार्ज नंबर ऑफ प्लांट पर स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। रीज़न सेकंड था कि शॉर्ट लाइफ स्पैन मतलब ये जल्दी ग्रो होकर जल्दी मर जाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि हम एक बहुत कम टाइम पे बहुत सारे जनरेशन्स की स्टडी कर पा रहे हैं, ठीक है। वन जनरेशन कंप्लीट्स क्विकली, कोई भी जनरेशन जो है, कोई भी वन जनरेशन वो जल्दी कंप्लीट हो जा रही है, देन नेक्स्ट जनरेशन को हम स्टडी कर पाएंगे, है ना। इसके एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि फास्टर रिजल्ट, ठीक है। हमें जो रिजल्ट है वो फास्टर ऑब्जर्वेशन के लिए रिजल्ट मिल जा रहा है। मैनी जनरेशन कैन बी ऑब्जर्व्ड, मैंने बताया ना कि एक शॉर्ट टाइम पर, ठीक है, एक शॉर्ट
टाइम पीरियड पर हम काफ़ी ज़्यादा जो क्या बोलते हैं पी प्लांट है उसकी स्टडी कर सकते हैं डिफरेंट जनरेशन्स की। थर्ड रीज़न इज नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटिंग। इनके अंदर एक कैपेबिलिटी होती है जिसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, ये सेल्फ पॉलिनेशन कर पाते हैं पी प्लांट। पोलन फ्रॉम सेम फ्लावर फर्टिलाइज ओव्यूल। ठीक है, ये बात तो हमको पता ही है कि पॉलिनेशन में क्या होता है। तो पॉलिनेशन में ये मतलब ये जो प्लांट है ये सेल्फ पॉलिनेटिंग है। ठीक है, एडवांटेजेस क्या मिलता है? प्योर लाइन समझेंगे अभी आगे। प्योर लाइन ट्रू ब्रीडिंग। ठीक है, प्योर लाइन मतलब ट्रू ब्रीडिंग प्लांट कैन बी मेंटेन्ड। तो इसमें इसका जो पी प्लांट को चूज करने का थर्ड रीजन था वो था नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटिंग। ठीक है, रीजन फोर्थ क्या है? चौथा रीजन ये है कैन ऑल्सो बी क्रॉस पॉलिनेटेड। यही बात जो थी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। ठीक है, मेंडल के पी प्लांट को चूज करने के लिए, क्योंकि वो सेल्फ पॉलिनेटेड भी हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेटेड भी हो सकता है। ठीक है, देखो इसमें मेंडल कुड मैनुअली ट्रांसफर पोलिन। अब क्रॉस पॉलिनेशन तो हम जानते ही हैं कि हम अपने हाथों के थ्रू जो पोलन है उसको एंथर के पास ले जाते हैं एंड देन जो फर्टिलाइजेशन होता है वो होता है ना, स्टिग्मा तक ले जाते हैं। तो इसके एडवांटेज देखो, क्रॉस पॉलिनेशन होने के, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट पॉसिबल। ठीक है, हम जब चाहे तब इसको फर्टिलाइज करवा सकते हैं। मतलब जितने भी हमारे एक्शन होंगे वो कंट्रोल्ड होंगे, हमारे हाथ में है वो चीज़। ठीक है, पांचवा रीज़न ये था कि प्रेजेंस ऑफ क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सिर्फ पी प्लांट ऐसा था उस टाइम पर कि जिसके पास क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स थे। और अच्छे समझते हैं, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न। ट्रेड हैड ओनली 2 फॉर्म्स। ठीक है, ट्रेड के पास 2 फॉर्म होना चाहिए, नो कन्फ्यूजन और नो इंटरमीडिएट टाइप। मतलब कोई भी बीच में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और कोई भी इंटरमीडिएट टाइप नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि कोई पर्सन है, ठीक है, वो टॉल है या फिर शॉर्ट है। ठीक है, और इसके बीच का क्या आता है? मीडियम हाइट का है ना। पर ये जो मीडियम वाली जो चीज़ है ना वो इसमें नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल, टॉल और ड्राफ्ट। ड्राफ्ट मतलब स्मॉल, ठीक है, छोटा। नॉट मीडियम, जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया आपको वही सेम चीज़ है। येलो हो सकता है या फिर ग्रीन हो सकता है। ठीक है, ऐसा। अब समझो 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स स्टडी बाय मेंडल। मेंडल ने 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड को स्टडी किया था। ट्रेड मतलब कोई कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो जो मेंडल थे उन्होंने 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड को स्टडी किया था। ठीक है, मेंडल सिलेक्टेड 7 पेयर ऑफ अपोजिट ट्रेड। ठीक है, मेंडल ने 7 पेयर ऑफ अपोजिट ट्रेड को चूज किया। फर्स्ट, सीड शेप। ठीक है, मतलब जो बीज होता है उसका शेप अगर राउंड हुआ तो वो डोमिनेंट होगा, और अगर वो रिंकल्ड हुआ तो वो रेसेसिव होगा। रिंकल्ड मतलब क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा कि जो ओल्ड एज वाले लोग होते हैं उनको रिंकल आ जाता है ना, मतलब चेहरे पर झुर्रियाँ जो बोलते हैं हम। ठीक है, तो वही चीज़ आपको मैं यहाँ पे इमेज में दिखा दे रहा हूँ कि ये राउंड सीड होता है यानी कि डोमिनेंट, और ये है रिंकल सीड यानी कि रेसेसिव। देखो, राउंड सीड हैव स्मूथ सरफेस। अब जो राउंड सीड था ना उसके पास स्मूथ सरफेस था, मतलब चिकनी परत थी, है ना। और जो रिंकल्ड था उसके पास रफ सरफेस थी। ठीक है, जो रिंकल्ड है उसके पास ऊबड़ खाबड़ रोड है, और जो राउंड वाली थी उसके पास एक क्लियर रोड है। सेकेंड कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड था सीड कलर। ठीक है, सीड कलर मतलब बीज का कलर। येलो हुआ तो डोमिनेंट होगा और ग्रीन हुआ तो रेसेसिव होगा। ठीक है, येलो ड्यू टू पिगमेंट। येलो कलर क्यों था? क्योंकि ड्यू टू पिगमेंट। ठीक है, पिगमेंट के चलते था। और जो ग्रीन था वो था ड्यू टू क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल तो आपको पता ही होगा क्या होता है। थर्ड कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर था फ्लावर कलर। ठीक है, फ्लावर का जो कलर होता है ना वो थर्ड कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड था।
अगर वॉयलेट हुआ, वॉयलेट मतलब बहुत सिमिलर टू वाइट कलर, ठीक है, तो डोमिनेंट होगा, और अगर वाइट होगा प्योरली तो रेसेसिव होगा। अब चौथा कॉन्ट्रास्टिंग जो कैरेक्टर था वो था पॉड शेप, ठीक है। पॉड शेप क्या होता है, सीड का जो आउटर कवर होता है ना, उसको उससे सिमिलर कुछ चीज़ होती है, ठीक है, मतलब उसका सीड का आउटर कवर ही हम बोलते हैं। तो अगर वो इन्फ्लेटेड हुआ तो वो डोमिनेंट कहलाएगा, और कॉन्ट्रास्टिक होगा तो वो रेसेसिव कहलाएगा, ठीक है। इन्फ्लेटेड पॉड लुक्स फुल और कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड लुक्स पिंच्ड, ठीक है। अब पॉड कलर, ठीक है, पॉड कलर में अगर वो ग्रीन हुआ तो डोमिनेंट होगा, ठीक है, और अगर येलो हुआ तो रेसेसिव होगा। फ्लावर पोजीशन, एक्सियल यानी डोमिनेंट, और टर्मिनल मतलब रेसेसिव। अब एक्सियल क्या होता है, एक्सियल मतलब कि जो स्टेम के साथ लिखा है ना, अलोंग विद स्टेम, स्टेम के साथ, जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो मैं यहाँ पर ही बता देता हूँ। देखो, मान लो ये प्लांट है, ठीक है, ये इसकी रूट्स हैं, और ये जो स्टेम गई है इसके अलोंग, है ना, मतलब इसी के साथ जो ये फ्लावर आ रहे हैं, है ना, इसको बोलेंगे एक्सियल। और जो टर्मिनल, टर्मिनल क्या होता है, इसको हमने स्ट्रेट बनाया, और जो इसका एंड पॉइंट है ना, यहाँ पर फ्लावर आना। तो ये दोनों अगर ऐसे पोजीशन हुआ है तो ये दोनों अगर एक्सियल हुआ तो डोमिनेंट, और टर्मिनल हुआ तो रेसेसिव, ठीक है। ये जो हो गया है हमारा कंप्लीट। अब जो लास्ट हमारा कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड था वो था स्टेम हाइट, मतलब जो स्टेम है ना, उसकी हाइट के ऊपर अगर वो टॉल हुआ तो डोमिनेंट कहलाएगा, और ड्राफ्ट हुआ तो रेसेसिव की कैटेगरी में आ जाता है। Important, all these traits showed clear distinction. This made analysis easy. तो जो मेंडल थे ना वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, तो उन्होंने ऐसे स्पीसीज़ के प्लांट को चूज़ किया था ना, ठीक है, जिसके जितने भी कैरेक्टर्स थे वो डिफरेंटली डिस्टिंक्टेड हो रहे थे, मतलब अलग अलग थे। तो अब अलग अलग हैं तो उसके ऊपर स्टडी करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। अगर मान लो सिमिलर ही होता, है ना, कि एक बहुत ज़्यादा डार्क और एक उसी से हल्का एक शेड कम ग्रीन में, है ना, डार्क ग्रीन में और कम शेड वाले ग्रीन में, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती। तो यहाँ पर जितने भी ट्रेड्स थे वो सारे डिस्टिंक्ट थे, ठीक है, तो इससे जो एनालिसिस था वो काफ़ी ज़्यादा इजी हो गया। अब समझो व्हाट इज़ प्योर लाइन कॉन्सेप्ट। प्योर लाइन अभी हमने पढ़ा था पीछे एक लाइन में, उसको समझो। प्योर लाइन क्या होता है, प्लांट दैट प्रोड्यूस आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग फॉर मैनी जनरेशंस, ठीक है। प्लांट समझो, ठीक है, जो इंग्लिश की लाइन लिखी होती है ना उसी को अगर हम दोबारा पढ़ लें तो हमको समझ आ जाती है। देखो, प्लांट दैट प्रोड्यूस आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग, कोई भी एक प्लांट है अगर वो प्रोड्यूस कर रहा है आइडेंटिकल मतलब सेम दिखने वाले ऑफ स्प्रिंग को अगर वो प्रोड्यूस कर रहा है मैनी जनरेशन तक, तो उसको हम बोलेंगे प्योर लाइन कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मतलब प्योर लाइन का कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसा प्लांट, ठीक है, ऐसे प्लांट्स जो कि प्रोड्यूस कर रहे हैं आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग मैनी जनरेशन्स तक, ठीक है। और इसी चीज़ का हमने, इसी लाइन का हमने यूज़ पिछले वाले पेज में देखा भी था। अब समझो एग्जाम्पल, टॉल प्लांट ऑलवेज गिव टॉल ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है कि अगर टॉल प्लांट को अगर हम क्रॉस करवाते हैं तो हमेशा वो टॉल ही ऑफ स्प्रिंग देगा। अभी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट एंश्योर्स नो मिक्सिंग ट्रेड, ठीक है, ये इंश्योर करता है कि ट्रेड जो है वो आपस में ब्लेंड ना हो, मिक्स ना हो। गिव्स क्लियर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, और इसके चलते हमें क्लियर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट मिलता है, जिससे हमें जो स्टडी है उसको करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। अब देखो, हाउ मेंडल परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, मेंडल ने एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म कर दिया, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखो, फर्स्ट उन्होंने क्या किया, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट का सिलेक्शन किया उन्होंने सबसे पहले। चूज 2 प्लांट्स विथ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड, पहले 2 प्लांट को लिया और उनकी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड के साथ उनको लिया, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर टॉल है तो कैपिटल टी एंड अगर ड्राफ्ट है तो स्मॉल टी, ठीक है। फिर उन्होंने इमेस्कुलेशन किया, ठीक है। इमेस्कुलेशन मीन्स रिमूवल ऑफ एंथर, ठीक है।
मतलब एंथर क्या है, एक मेल पार्ट है फ्लावर का, तो उसको रिमूव कर देना कहलाता है इमेस्कुलेशन, रिमूवल ऑफ एंथर मेल पार्ट। ठीक, अब इसको क्यों, मतलब इमेस्कुलेशन का प्रोसेस किया ही क्यों जाता है? उन्होंने इमेस्कुलेशन का प्रोसेस इसलिए किया क्योंकि वो प्रिवेंट कर पाए सेल्फ पॉलिनेशन को। हमने भी पढ़ा था कि ये सेल्फ पॉलिनेटेड और क्रॉस पॉलिनेटेड दोनों है ना, पी प्लांट। तो पी प्लांट के सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए हमने इमेस्कुलेशन की प्रोसेस की, मतलब मेंडल ने किया। फिर स्टेप 3 उन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन किया, मतलब उन्होंने ट्रांसफर किए पोलन फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर। आर्टिफिशियल तरीके से उन्होंने पोलन्स को ट्रांसफ़र किया, जिससे हमें कंट्रोल्ड फर्टिलाइजेशन मिले, क्योंकि हमें पता है कि हम कितने पोलन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है, और हमें क्या रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो ये जितनी प्रोसेस थी कंट्रोल्ड वे में थी। फोर्थ स्टेप, बैगिंग किया उन्होंने। बैगिंग मतलब कवर्ड फ्लावर विथ बैग प्रिवेंट अनवांटेड पॉलिनेशन। देखो क्या होता है ना कि जो फ्लावर है उसको अगर हम खुले इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं तो हनी बीज हो गई, एयर हो गया, विंड हो गई, है ना, तो उसके चलते क्या होता है, पोलन आकर ना चिपक जाते हैं स्टिग्मा पर। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ना बैगिंग प्रोसेस उन्होंने अप्लाई है, मतलब उसके ऊपर से एक पन्नी उन्होंने या फिर एक पॉलीथिन से उसको बांध दिया फ्लावर को, ताकि कोई भी अनवांटेड सब्सटेंस आकर उसको पॉलिनेट ना कर दे, है ना, उसको फर्टिलाइज ना कर दे। फिर स्टेप 5 उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व्ड ऑफ स्प्रिंग केयरफुली रिकॉर्डेड रिजल्ट जनरेशन बाय जनरेशन। ठीक है, जो 5th स्टेप थी उन्होंने सिर्फ ऑब्जर्वेशन किया कि जनरेशन टू जनरेशन रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं उन्हें। ठीक है, अब समझो वाई मेंडल वॉज सक्सेसफुल। ठीक है, मेंडल सक्सेसफुल क्यों हुए थे? पहला रीज़न था केयरफुल सिलेक्शन ऑफ ट्रेड, क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। मतलब कि उन्होंने जो ट्रेड चुना था, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा सही था, है ना, और उन्होंने बहुत ये काम केयरफुली किया था। तो उन्होंने बेसिकली हम कहेंगे कि गलती करने का कोई भी मौका नहीं दिया था अपने आप को, और उन्होंने ऐसा ट्रेड चुना था ना जिसके पास क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। ठीक है, फिर सेकेंड जो रीज़न था उनके सक्सेस का वो था यूज़ ऑफ प्योर लाइन्स, मतलब नो जेनेटिक कन्फ्यूजन। ऐसे प्लांट्स को, ऐसे ट्रेड्स को यूज़ किया जिनके पास जेनेटिक कन्फ्यूजन नहीं था, है ना। थर्ड रीज़न था लार्ज सैंपल साइज। लार्ज सैंपल साइज का यूज़ किया जिससे काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी उन्हें मिली। तो ये था। अब देखो यूज ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, चौथा रीजन था उनके सक्सेसफुल होने का, वो था यूज ऑफ मैथमेटिक्स, जैसे कि रेशो लाइक 3:1, 9:3:3:1, है ना, ऐसा। ये कुछ ऐसे मैथमेटिक्स थे जिनका यूज करके वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहे। ठीक है, क्योंकि उनको बेसिक और एक्यूरेट रिजल्ट मिले थे। फिर 5th रीजन था कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने। ठीक है, जैसे कि आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। ठीक है, उसके बाद 6th लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग उन्होंने किसी भी चीज़ में ना सुनी सुनी बातों का वो नहीं किया, उन्होंने लॉजिकल थिंकिंग का यूज़ किया। ठीक है, स्टेप वाइज कंक्लूजन उनको मिला तभी, है ना। फिर इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मेड बाय मेंडल। मेंडल के द्वारा बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो कि उन्होंने बताया है। सबसे पहला उनका ऑब्जर्वेशन था कि ट्रेड डू नॉट ब्लेंड। ये बात तो हम शुरू से समझते आ रहे हैं कि जो ट्रेड है वो ब्लेंड नहीं होता है, ठीक है, मिक्स नहीं होता है। दे रिमेन डिस्टिंक्ट। ठीक है, वो अलग ही रहते हैं। सेकंड, वन ट्रेड कैन डोमिनेट अनदर। अब आपने देखा है जो डोमिनेंट है वो मास्क कर देता है रिसेसिव को, है ना, तो एक ट्रेड दूसरे ट्रेड को छुपा सकता है ना। थर्ड, ट्रेड कैन रीअपेयर। ठीक है, जो ट्रेड्स है वो रीअपेयर हो सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन्स में। रेसेसिव ट्रेड रीअपेयर्स इन F2 जनरेशन। F1 जनरेशन में क्या होता है कि डोमिनेंट मास्क कर लेता है रेसेसिव को, बट जो F2 जनरेशन होती है उसमें क्या होता है कि जो रेसेसिव है वो अपेयर होता है। और फोर्थ उनकी ऑब्जर्वेशन थी, ठीक है, वो है ट्रेड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली इन सेम केसेस।
ठीक है। इन सम केसेस जो ट्रेड्स है ना वो इनहेरिटेड होते हैं इंडिपेंडेंटली कुछ कुछ केसेस में, समझे। तो ये था पार्ट मेंडल्स का, ठीक है, कि मेंडल ने पी प्लांट क्यों चूज किया, मेंडल के क्या ऑब्जर्वेशन थे, क्या इंपॉर्टेंट चीज वो बताना चाह रहे थे। सो आप देख पा रहे हो कितनी ज्यादा उन्होंने मेहनत की, ठीक है, और सिर्फ कुछ स्मॉल चीजों के ऊपर उन्होंने कितनी मेहनत की, और वो इसीलिए वो ना कहलाते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। अब देखो थर्ड, मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझो। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज अ जेनेटिक क्रॉस दैट इन्वॉल्व्स ओनली वन कैरेक्टर यानी वन ट्रेड। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है ना वो सिर्फ एक कैरेक्टर को इन्वॉल्व कर रहा है ना, यानी कि ओनली वन ट्रेड। एग्जाम्पल, ओनली हाइट, टॉल वर्सेस शॉर्ट, है ना। ओनली सीड कलर, जैसे कि येलो वर्सेस ग्रीन, इट वुड बी येलो और इट वुड बी ग्रीन, है ना। मेंडल्स मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट, मेंडल का मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट क्या था समझो। मेंडल ने सिलेक्ट किया टॉल प्लांट, है ना, प्योर टॉल प्लांट में क्या क्या चूज किया उन्होंने, दोनों कैपिटल टी, और ड्राफ्ट में दोनों स्मॉल टी, है ना। अब स्टेप बाय समझो क्या हुआ कि उन्होंने पहले स्टेप में क्या किया, पेरेंट जनरेशन यानी पी को लिया, है ना, टॉल टॉल और शॉर्ट शॉर्ट उनको क्रॉस करवाया, बोथ प्योर लाइन्स, है ना, मतलब होमोजाइगस हैं, जिनके पास सेम एलिल्स है उनको होमोजाइगस कहा जाता है। फिर स्टेप 2 में उन्होंने क्या किया, गैमेट फॉर्मेशन, है ना, गैमेट फॉर्मेशन हुआ सेकेंड स्टेप में, जैसे कि डबल कैपिटल टी प्रोड्यूस ओनली सिंगल टी गैमेट, है ना, मतलब टी गैमेट प्रोड्यूस हो रहा है, सिंगल गैमेट प्रोड्यूस हो रहा है, और जो डबल स्मॉल थे वो प्रोड्यूस कर रहे हैं ओनली वन स्मॉल टी गैमेट। ईच गैमेट्स कैरीज ओनली वन एलिल, तो हर गैमेट से हमने देखा कि वो एक ही एलिल को क्या कर रहे हैं, कंटेन कर रहे हैं, है ना, क्या कर रहे हैं, कंटेन कर रहे हैं। फिर स्टेप 3 में क्या हुआ कि फर्टिलाइजेशन, F1 जनरेशन में क्या हुआ कि टॉल और शॉर्ट को जब हमने क्रॉस करवाया तो टॉल और शॉर्ट हमारा ये F1 जनरेशन में आया, मतलब यहाँ पे जो T है वो रेसेसिव हो गया, सॉरी डोमिनेंट हो गया, और जो स्मॉल टी है वो रेसेसिव हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा इसका रिजल्ट, मतलब टॉल हो गया, सारे प्लांट टॉल आए। ऑल ऑफ स्प्रिंग बिकम कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, मतलब हेट्रोजाइगस, क्योंकि दोनों एलिल अलग हो गए, है ना। अब फिनोटाइपिक मतलब जो बाहर का अपीयरेंस होता है ना, तो बाहर का अपीयरेंस क्या निकला कि जितने भी प्लांट्स थे वो सारे टॉल आए, है ना। अब क्यों टॉल आए इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखो वाई ऑल टॉल इन F1 जनरेशन, सारे टॉल क्यों आए F1 जनरेशन में, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस के चलते F1 जनरेशन में सारे जो ऑफ स्प्रिंग थे वो क्या आए, टॉल आए, ठीक है। टी का मतलब होता है, मतलब कैपिटल टी का मतलब डोमिनेंट, और स्मॉल टी का मतलब रेसेसिव, यानी कि रेसेसिव मतलब जो मास्क हो गया हो, ठीक है। क्या करता है कि जो डोमिनेंट एलिल होता है ना वो मास्क कर देता है रेसेसिव वन को। मास्क कर लेना मतलब उसको कवर कर देना, जैसे हम अपनी बुक्स में कवर चढ़ाते हैं, है ना, तो जो बुक का रियल कवर पेज होता है वो छुप जाता है, वैसे ही जो डोमिनेंट है वो रेसेसिव को मास्क कर लेता है, ठीक है। मास्क करने से जो रेसेसिव के ट्रेड हैं वो छुप जाते हैं। स्टेप 4 क्या हुआ, स्टेप 4 में सेल्फिंग ऑफ F1 F2 जनरेशन। सेल्फिंग मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों को हमने क्रॉस करवा दिया, ठीक है, दोनों को हमने क्रॉस करवाया, तो गैमेट प्रोड्यूस क्या हुए, टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है, देखो, या तो अगर हम डबल कैपिटल टी को लेते हैं, ठीक है, तो हमारे रिजल्ट क्या आएंगे, सारे टॉल, ठीक है।
इसमें भी हम देख रहे हैं तो इसमें भी सारा रिजल्ट टॉल आ रहा है, टॉल आ रहा है। क्यों आ रहा है टॉल? क्योंकि यहाँ पे देखो जो फर्स्ट वर्ड है ना, ऐसा समझो कि जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल टी है, यानी कि ये डोमिनेंट एल को दिखा रहा है। तो ये डोमिनेंट एल है, इसलिए यहाँ पे रिजल्ट टॉल आए हैं। बट यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जो फर्स्ट वर्ड है, ठीक है, फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल टी है, तो इसका मतलब जो रिजल्ट होगा ड्राफ्ट होगा। अब इसका समझो रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट क्या आया इसका? रिजल्ट देखो, फिनोटाइपिक रेशियो 3 टॉल और रेशो 1 ड्राफ्ट। मतलब हम समझ सकते हैं कि 3:1, 3:1 मतलब 3 टॉल आए और 1 ड्राफ्ट आया, है ना। अब जीनोटाइपिक रेशियो देखो, 1 मतलब आप ये देख सकते हैं कि क्या हुआ कि 1 टॉल आया डबल टी वाले, ठीक है, जो दोनों टॉल थे। यहाँ पर आप देखो, यहाँ से समझ आ जाएगा। जो डबल कैपिटल टी थे, ठीक है, वो 1 है ना, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया रेशो। और यहाँ पर जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है वो क्या है, कितने हैं? यहाँ पर 2 हैं, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। और डबल स्मॉल टी कितने हैं? 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। मीन्स 1:2:1, ये हमारा जीनोटाइपिक रेशो निकला। समझे? ये बात यहाँ पे खत्म होती है। अब देखो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कोर कॉन्सेप्ट समझते हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एलिस सेपरेट, गैमेट फॉर्मेशन जब होता है ना, तो जो एलिस होते हैं ना वो सेपरेट होते हैं। ईच गैमेट गेट ओनली 1 एलिल, हर गैमेट के पास ना एक ही एलिल आता है ना। दैट्स वाई स्मॉल कैपिटल टी एंड स्मॉल टी गिव्स कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। अभी हमने देखा था, पिछला ही था, ठीक है, वो शायद यहाँ पर हमने देखा था, है ना, कि हमने जब यहाँ पे क्रॉस करवाया, यहाँ पर देखो, यहाँ पे जब हमने इन दोनों को क्रॉस करवाया तो इन्होंने क्या गैमेट दिए? टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात हो रही है। अब की ऑब्जर्वेशन देखो, ठीक है। रेसेसिव ट्रेड यानी ड्राफ्ट डिसअपेयर इन F1 जनरेशन। हमने अभी देखा कि जो रेसेसिव ट्रेड था, यानी कि मान लो स्मॉल टी, वो ना क्या हो रहा था, F1 जनरेशन में ना छुप जा रहा था, F1 जनरेशन में नहीं दिखाई दे रहा था। बट यही जो चीज थी, यही जो ट्रेड है, वो F2 जनरेशन में रीअपेयर हो गया। मतलब इट वॉज हिडन नॉट डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब क्या हुआ कि वो छुपा हुआ था, वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जो रेसेसिव ट्रेड है वो हिडन होता है, वो डिस्ट्रॉय नहीं है, वो हिडन है। अब इंपॉर्टेंट टर्म लिंक्ड, ठीक है, इनसे ही कुछ लिंक्ड टर्म है, उसको समझो। देखो जब होमोजाइगस की बात हो तो समझ लेना कि 2 सिमिलर क्या है, एलिस हैं, ठीक है। और जब हेट्रोजाइगस की बात हो तो दोनों एलिस डिफरेंट हैं, ठीक है, मतलब ये वाला एल डिफरेंट है, ये एल डिफरेंट है। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही हो एलिस वगैरह समझने में या फिर कोई भी वर्ड समझने में, तो आप कमेंट में पूछ ही सकते हो। वैसे मैंने वीडियो के फ्रंट में आपको डिस्प्ले कर दिया था, है ना, तो उसको अच्छे से पढ़ लेना, तभी आपको सारे टर्म समझ आएंगे कि मैं बोल क्या रहा हूँ एक्चुअली। देन फाइनल अंडरस्टैंडिंग समझो। मोनोहाइब्रिड क्रॉस शोज हाउ वन ट्रेड इज इनहेरिटेड। अब जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है ना, वो क्या शो करता है कि कैसे एक ट्रेड इनहेरिटेड हो रहा है ना, कैसे एक ट्रेड इनहेरिटेड हो रहा है। एंड हाउ एलिस बिहेव, एलिस का बिहेवियर क्या है। फिर हाउ रेशियो आर फॉर्म्ड, है ना, जो रेशियो है हमने अभी देखा 3:2:1, है ना, या फिर 1:2:1, है ना, तो ये रेशियो कैसे फॉर्म हो रहे हैं। देन इट प्रूव्स लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस और सेग्रीगेशन को ये लॉ प्रूव करता है, ठीक है। अब देखो टेस्ट क्रॉस को, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस मतलब क्या होता है? टेस्ट क्रॉस मतलब अननोन डोमिनेंट फिनोटाइप को जब हम
होमोजाइगस रेसेसिव ट्रेट से क्रॉस करवाते हैं, तो इसे टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। इसका पर्पस क्या होता है? टू फाइंड जीनोटाइप, ठीक है, जैसे कि डबल कैपिटल टी और यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा शायद, एक कैपिटल और एक स्मॉल। क्रॉस, अब देखो क्रॉस कैसे होता है? अननोन टॉल एल ले लिया हमने, ठीक है, उसको हमने क्रॉस करवा दिया ड्राफ्ट से। रिजल्ट क्या निकला? फर्स्ट केस में देखो, फर्स्ट केस में रिजल्ट क्या निकला? डबल कैपिटल टी क्रॉस करवा रहे हैं डबल स्मॉल टी के साथ, तो जो रिजल्ट आया वो क्या आया? सारे टॉल आए, क्योंकि देखो यहाँ पर जो फर्स्ट लेटर देख रहे हो वो कैपिटल टी है, तो डोमिनेंट होगा। कंक्लूजन होमोजाइगस है, ठीक है, मतलब यहाँ पे दो सेम एल आ गया। केस टू में क्या हुआ कि हमने जब इनको क्रॉस करवाया तो रिजल्ट क्या आया? ड्राफ्ट, है ना, रेशो आया 1:1, ठीक है, मतलब 1:1 का मतलब क्या होता है कि 50% कैपिटल टी और 50% स्मॉल टी के कैरेक्टरिस्टिक्स आए, ठीक है। कंक्लूजन क्या निकला? हेटेरोजाइगस, मतलब दोनों जो ये एलिल है ना, ये डिफरेंट है, ठीक है, सिमिलर नहीं है ये। देन की आइडिया देखो, रेसेसिव पेरेंट, जो रेसेसिव पेरेंट था वो शोज हिडन एलिल, ठीक है, हिडन एलिल को वो शो कर रहा है। वर्क्स ऑन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अभी हमने समझा था, उसके ऊपर ये वर्क कर रहा है। आप समझो, अगर 1:1 आया, ठीक है, तो वो हेटेरोजाइगस होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग एलिल अपना 50-50% शो कर रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन में। और अगर ऑल सेम आए, है ना, मतलब मान लो अगर कैपिटल टी आए तो क्या होगा? होमोजाइगस होगा, है ना। और अगर मान लो एक कैपिटल आ गया एक स्मॉल आ गया, ठीक है, मतलब दोनों अलग अलग एलिल हो गए, तो क्या होंगे? ये हेटेरोजाइगस कहलाएंगे, समझे। अब देखो डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? डाइहाइब्रिड क्रॉस मतलब, डाइहाइब्रिड क्रॉस इट इन्वॉल्व्स टू कैरेक्टर्स, ठीक है, डाई मतलब समझ पा रहे हो? दो, है ना, तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स को इन्वॉल्व करता है ये, है ना, एट द सेम टाइम, एक टाइम पर दो कैरेक्टर को इन्वॉल्व कर रहा है। इसका एग्जाम्पल है सीड शेप, ठीक है, राउंड एंड रिंकल, राउंड भी हो सकता है, रिंकल भी हो सकता है। सीड कलर येलो और ग्रीन, आप देख पा रहे हो एक ही टाइम पे ये दो कैरेक्टर्स लेकर चल रहा है। एग्जाम्पल क्रॉस, ठीक है, अगर हम क्रॉस का एग्जाम्पल देखें तो वो देखो, अगर हम इसको, है ना, मतलब कैपिटल आर और स्मॉल वाई, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, दोनों को अगर हम इन दोनों को क्रॉस करवा रहे हैं, मतलब समझो इसको और इसको हम क्रॉस करवा रहे हैं, ठीक है, तो F1 जनरेशन में क्या निकल रहा है? ऑल क्या निकल रहे हैं? ऑल राउंड येलो, है ना, क्या निकल रहे हैं? ऑल राउंड, देखो राउंड शेप है और येलो कलर है, ठीक है। गैमेट फ्रॉम F1, गैमेट्स फ्रॉम F1, ठीक है, जो गैमेट्स हैं, ठीक है, F1 के, आप वहां पे ये जो है ये आप इसको देख सकते हो, ठीक है, इसको हम समझ ही गए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में। F2 क्रॉस, ठीक है, मतलब सेकेंड F1 जनरेशन हो गया मतलब फर्स्ट जनरेशन, और F2 जनरेशन मतलब सेकेंड जनरेशन, है ना। तो सेकेंड जनरेशन में क्या हो रहा है कि जब हम इन दोनों को क्रॉस करवा रहे हैं तो क्या निकल रहा है? हमारा फिनोटाइपिक रेशियो निकल रहा है 9:3:3:1। अब 9:3:3:1 आप हमेशा सुनोगे, बट क्या है वो समझो। ये क्या होता है कि जब क्रॉस हुआ ना तो 9 ऐसे ऑफ स्प्रिंग निकले जिनके राउंड येलो कलर था, ठीक है, 3 ऑफ स्प्रिंग ऐसे निकले जिसके राउंड ग्रीन कलर था, और 3 ऐसे निकले जो रिंकल्ड येलो थे, और लास्ट 1 जो था वो रिंकल्ड ग्रीन था, ठीक है। अब समझते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखो बहुत इजी है। जीन ऑफ डिफरेंट ट्रेड असॉर्ट इंडिपेंडेंटली मींस शेप डज नॉट अफेक्ट कलर,
ठीक है। जो शेप है, अगर हम समझे सिंपल में, जो शेप है वो कलर को अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट कंडीशन देखो, वैलिड ओनली व्हेन जीन आर नो डिफरेंट क्रोमोसोम। ये तभी वैलिड है जब जीन जो है वो डिफरेंट क्रोमोसोम नहीं है, सेम क्रोमोसोम है। की पॉइंट देखो, टोटल कॉम्बिनेशन 16, टोटल कॉम्बिनेशन कितना हुआ 16 का, बेस्ड ऑन क्रोमोसोम ऑफ 4 गैमेट्स, है ना, मतलब 4 इंटू 4 कर दिए तो यहां पे 16 आ गया। फाइनल लाइन समझो, डाइहाइब्रिड क्रॉस प्रूव्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, है ना। और इसका रेशो आप यहां पे देख सकते हो, ये जो रेशो है ना ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 6th वन इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो दिया था ना, इट इज गिवन बाय स्यूटेन, SU है ये, है ना, स्यूटेन एंड बोवेरी। इसका बेसिक आइडिया क्या था, जीन आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, जो जीन है ना वो क्रोमोसोम पर लोकेटेड होते हैं। क्रोमोसोम कैरी इनहेरिटरी इंफॉर्मेशन, ये तो हमको पता है, ये जो क्रोमोसोम होते हैं उनके पास हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन होती है। इसकी की पॉइंट देखो, क्रोमोसोम अकर इन पेयर लाइक एल्स, ठीक है। जो क्रोमोसोम है वो जब भी अकर होंगे, है ना, जब भी शो होंगे तो क्या होंगे, पेयर्स में होंगे, सिंगल नहीं होंगे। वन कम्स फ्रॉम फादर एंड अनदर कम्स फ्रॉम मदर, ठीक है। एक फादर की तरफ से गैमेट आएगा और दूसरा मदर की तरफ से। ड्यूरिंग मियोसिस क्रोमोसोम सेपरेट, मियोसिस की जब प्रोसेस आती है तब जो क्रोमोसोम है वो सेपरेट हो जाते हैं। ईच गैमेट गेट ओनली वन क्रोमोसोम, तो ईच गैमेट मतलब हर एक गैमेट के पास बस एक ही क्रोमोसोम आता है। रिलेशन विथ मेंडल, इसका रिलेशन क्या है मेंडल के साथ, यहाँ पे मेंडल कॉन्सेप्ट है और यहाँ पे क्रोमोसोमल एक्सपेरिमेंट है, सॉरी एक्सप्लेनेशन है। देखो एलिल्स इन पेयर, इसमें एलिल्स पेयर में थे, ठीक है, क्रोमोसोम यहाँ पर पेयर में है। यहाँ पे सेग्रीगेशन था, है ना, और यहाँ पे सेग्रीगेशन हो रहा है मियोसिस में। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, और इसमें रैंडम अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम, यही इसके बीच में, इन दोनों के बीच में रिलेशन था, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम इज इक्वल बिहेवियर ऑफ जीन, मतलब जैसा बिहेवियर क्रोमोसोम का होगा वैसे ही बिहेवियर जीन का होगा। एक्सप्लेन्स मेंडल्स लॉ फिजिकली, ये जो चीज है ना ये मेंडल्स के लॉ को फिजिकली एक्सप्लेन करती है, ठीक है। फाइनल लाइन देखो, क्रोमोसोम थ्योरी प्रूव्स दैट जीन आर कैरिड ऑन क्रोमोसोम एंड फॉलो मेंडेलियन लॉज। तो हमने ये समझ लिया कि जो क्रोमोसोमल थ्योरी है ये प्रूव करती है कि जो जीन है ना वो क्रोमोसोम पर होते हैं और ये फॉलो करते हैं मेंडेलियन लॉ को, ठीक है। अब 7th वन देखो, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले देखो लिंकेज क्या होता है। लिंकेज मतलब जीन प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम टेंड टू बी इंटेंड टुगेदर, मतलब ये समझ लो कि दो जीन, मतलब मैं एज एग्जांपल इन दोनों को जीन समझ रहा हूँ, ठीक है, तो इन दोनों की जो दूरी है ना ये बहुत कम है, तो ये कहीं और इनहेरिटेड ना करके साथ ही में इनहेरिटेड हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत क्लोज हैं, तो इसी को लिंकेज कहा जाता है। रीजन देखो, दे आर फिजिकली क्लोज, ठीक है, फिजिकली क्लोज होते हैं, सो दे डू नॉट सेपरेट इजीली, तो ये सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं इजीली, है ना, इसलिए लिंकेज इसको कहा जा रहा है। अब यहां पर देखो मॉर्गन एक्सपेरिमेंट आता है। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था TH मॉर्गन, यानी थॉमस हंट मॉर्गन। ऑर्गेनिज्म उसने चूज किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, वो था फ्रूट फ्लाई यानी ड्रोसोफिलिया। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सम ट्रेड वर इनहेरिटेड टुगेदर, ठीक है, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो कुछ ट्रेड्स है ना वो मतलब एक साथ ही इनहेरिटेड हो रहे हैं, तो उन्होंने इस टर्म को नाम दिया, इस सिचुएशन को नाम दिया लिंकेज, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ जीन बिटवीन
होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के टाइम पर जब जीन्स का एक्सचेंज होता है, ठीक है, तो उसको कहा जाता है रिकॉम्बिनेशन, है ना। देखो इसका रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट क्या होता है, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड आर फॉर्म्ड, है ना। तो न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड फॉर्म हो पाते हैं या फिर बन पाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, स्ट्रॉन्ग लिंकेज मतलब लो रिकॉम्बिनेशन। अगर लिंकेज स्ट्रॉन्ग होगी तो रिकॉम्बिनेशन डिक्रीज हो जाएगा, और अगर वीक लिंकेज हो गया तो क्या होगा, हाई रिकॉम्बिनेशन होगा। क्रॉसिंग ओवर देखो, क्रॉसिंग ओवर क्या है, अकर ड्यूरिंग प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस। प्रोफेज फर्स्ट मियोसिस के में ये अकर होता है। ब्रेक्स लिंकेज पार्शियली, ये लिंकेज को ब्रेक करता है, ठीक है। अब देखो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या है, यूज टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन जीन। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जिससे दो जीन्स के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है, मेजर किया जाता है। मोर डिस्टेंस मतलब मोर रिकॉम्बिनेशन। तो स्टूडेंट्स हमने अभी तक काफ़ी ज़्यादा टाइम पढ़ लिया है, ठीक है। तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं 10 मिनट का ब्रेक लूँ, आप भी 10-15 मिनट का ब्रेक लो, ठीक है। और वीडियो को ऐसे चलने दो, ठीक है। हम एक कोई वीडियो प्ले कर देंगे यहाँ पर, वीडियो को ऐसे चलने दो। 10-15 मिनट के बाद आकर रिफ्रेश होकर फिर से हम स्टार्ट करेंगे ऐसी एनर्जी के साथ, ठीक है। तो हम थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ठीक है। तब तक आप भी जाओ, अपना हाथ मुंह धोकर आ जाओ, ठीक है। थोड़ा म्यूजिक वगैरह सुनकर आ जाओ तो थोड़ा फ्रेश फील होगा। सो मिलते हैं 10 से 15 मिनट के ब्रेक के बाद। तो आई होप आपका ब्रेक खत्म हो चुका होगा। अब फुल एनर्जी के साथ सिर्फ कुछ ही चीज़ें और बची हैं, उनको समझ लेते हैं, देन आपका ये जो चैप्टर है कंप्लीटली कवर हो जाता है, ठीक है। देखो सबसे पहले हम समझते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, वन ट्रेड कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल जीन, ठीक है। जो एक ट्रेड है वो मल्टीपल जीन के साथ मल्टीपल जीन कंट्रोल कर रहा है उसे, ठीक है। मतलब ईच जीन एड्स अ स्मॉल एफर्ट, मतलब इफेक्ट एज एडिटिव। मतलब हर, जैसे बोलते हैं ना कि एकता में शक्ति होती है, वैसे ही जो जीन है वो बहुत सारे जीन मिलकर क्या कर रहे हैं, एक काम को कर रहे हैं, है ना, एक ट्रेड को कंट्रोल कर रहे हैं, वैसा ही, है ना। यहाँ पे एडिटिव पावर ये लोग यूज कर रहे हैं, मतलब हर जीन थोड़ा थोड़ा एफर्ट डाल रहा है। एग्जाम्पल ह्यूमन स्किन कलर, है ना, मोर डोमिनेंट एलेल मतलब डार्कर स्किन, डार्कर कलर, है ना, स्किन का जो कलर है वो डार्कर हो गया। और अगर जो डोमिनेंट एलील हो गए वो कम हुई तो स्किन का कलर लाइट होगा। इसलिए कोई आदमी गोरा होता है, कोई आदमी हल्का सा काला, या फिर उसका जो शेड होता है वो ज्यादा डार्क होता है। इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, शो कंटिन्यूस वेरिएशन। इस ये क्या दिखा रहा है, कंटिन्यूस वेरिएशन दिखा रहा है। नो क्लियर डोमिनेंट एंड रिसेसिव पैटर्न, कोई भी क्लियर डोमिनेंट और रिसेसिव पैटर्न इसमें नहीं है। मैनी इंटरमीडिएट फिनोटाइप, है ना, बहुत सारे इंटरमीडिएट फिनोटाइप्स ये कंटेन कर रहा है। फाइनल लाइन देखो, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस सिंपल समझे, मतलब मैनी जीन्स एंड वन ट्रेड कंटिन्यूस वेरिएशन, ठीक है। हमने यहाँ पे समझ लिया कि जो एक ही ट्रेड है वो बहुत सारे जीन्स से कंट्रोल हो रहा है, इट इज कॉल्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। अब पॉलियोट्रॉफी, ठीक है। पॉलियोट्रॉफी क्या होता है, पॉलियोट्रॉफी बहुत बार क्वेश्चन में आया है पेपर में, तो इसको अच्छे से देखना। डेफिनेशन के थ्रू हम समझते हैं, वन जीन अफेक्ट मल्टीपल जीन मल्टीपल ट्रेड्स। एक जीन मल्टीपल ट्रेड्स को अफेक्ट कर रहा है ना। की आइडिया जैसे कि अ सिंगल जीन कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। एक ही जीन के पास एक ही सिंगल जीन के पास बहुत सारे कैरेक्टर होता है, मतलब मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक वो कंटेन कर रहा है। इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो वो है मतलब ये जो वर्ड है, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट है प्रोनाउंसिएशन करने में। अगर मैं थोड़ा डिफरेंट प्रोनाउंस कर दूं, ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ इसका प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है बोलने में, ठीक है। इसका कुछ प्रोनाउंसिएशन ऐसा होता है कि फिनाइल
केटोनोरिया, है ना, ऐसा कुछ इसको बोला जाता है। तो ये क्या है, ये एक डिसऑर्डर है ना, ये अफेक्ट करता है ब्रेन डेवलपमेंट को, ब्रेन का डेवलपमेंट होने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फिर ऑल्सो अफेक्ट स्किन एंड हेयर कलर, ठीक है, आप देख पा रहे हो कि एक ही जीन है बट डिफरेंट चीज़ों को वो कंट्रोल कर पा रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, म्यूटेशन इन वन जीन मल्टीपल इफेक्ट इन बॉडी। अगर म्यूटेशन एक जीन में हुआ तो जो बॉडी के जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स है वो अफेक्ट हो रहे हैं। फाइनल लाइन, पॉलीट्रॉफी मतलब एक जीन मतलब मैनी ट्रेट्स, है ना, एक जीन मैनी ट्रेट को कंट्रोल या फिर रेगुलेट कर रहा है। यहां देखो अब है सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब प्रोसेस बाय विच सेक्स ऑफ स्प्रिंग इज डिसाइड, ठीक है, मतलब जो जेंडर होता है वो कैसे डिसाइड हो रहा है ना, वो समझो। ह्यूमंस में एक्स वाई का सिस्टम चलता है, एक्स एक्स मतलब फीमेल और एक्स वाई मतलब मेल। की पॉइंट, मेल डिटरमाइन द जेंडर, ठीक है, जो मेल होता है उसी के क्रोमोसोम डिसाइड करते हैं कि वेदर इट वुड बी मेल और फीमेल, ठीक है। यहाँ पे यही सारी बातें यही सब चीजें लिखी हुई हैं। अदर टाइप्स, एक्सओ टाइप ग्रासोफर में होता है ना। ZW टाइप होता है बर्ड्स में, ठीक है, और बर्ड्स में फीमेल डिसाइड करती है जेंडर। हनी बीज में क्या होता है, जो मेल होते हैं उसमें हैप्लॉइड गैमेट होते हैं और फीमेल में डिप्लॉइड यानी 2n होते हैं, है ना। हैप्लॉइड मतलब हाफ, है ना, और डिप्लॉइड मतलब डबल 2n। अब जितने भी पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं ना काफ़ी ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, तो हम फटाफट इसको देखते चलते हैं। फाइनल लाइन देखो, सेक्स या फिर जेंडर डिपेंड्स ऑन क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन एट फर्टिलाइजेशन। जो सेक्स होता है ना या फिर जो जेंडर होता है वो डिपेंड करता है क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन के ऊपर, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन के ऊपर। और जो हर जनरेशन होता है ना, मतलब हर, जैसे हम बोल सकते हैं हर ऑर्गेनिज्म, है ना, तो जैसे ह्यूमंस में जो मेल है वो डिसाइड कर रहा है, बर्ड्स में फीमेल डिसाइड कर रही है जेंडर। अब देखो आता है टॉपिक म्यूटेशन का। म्यूटेशन मतलब क्या होता है, अ सडन चेंज इन जेनेटिक सीक्वेंस है, जेनेटिक जो सीक्वेंस होता है ना उसमें एक सडन चेंज आना, इट इज कॉल्ड म्यूटेशन। इसके टाइप देखो, पॉइंट म्यूटेशन मतलब चेंज सिंगल बेस, ठीक है, एक से एक सिंगल बेस को चेंज करने के लिए पॉइंट म्यूटेशन होता है। क्रोमोसोमल म्यूटेशन, ठीक है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन में क्या होता है कि चेंज इन स्ट्रक्चर में चेंज होता है। इसके एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया, है ना, पॉइंट म्यूटेशन होता है ये। अब सिकल सेल एनीमिया आपने देखो, जो ब्लड सेल होता है ना ऐसे कुछ होता है ब्लड सेल, है ना, RBC, और सिकल सेल ना सिकल जैसे शेप के हो जाते हैं, है ना, ऐसे शेप के हो जाते हैं सिकल सेल एनीमिया में, रेड ब्लड सेल। कॉज म्यूटेजेंस, है ना, रेडिएशंस, ठीक है, और केमिकल्स, इनके थ्रू क्या होता है, ये सारी चीजें, ये सारी प्रॉब्लम म्यूटेशन की होती हैं। UV एक्सरे एक्सेट्रा। इंपॉर्टेंट देखो, ये क्या करता है, वेरिएशन को क्रिएट करता है और ये बेस है इवोल्यूशन का, ठीक है। फाइनल लाइन समझो, म्यूटेशन मतलब DNA का चेंज, है ना, सीक्वेंस में, और जब DNA चेंज होगा तो न्यू ट्रेट्स होंगे, और न्यू ट्रेट्स मतलब वेरिएशन, और वेरिएशन मतलब इवोल्यूशन, ठीक है। अब ये लास्ट स्लाइड है, ठीक है, लास्ट पेज है, इसको अच्छे से समझ लो और ये वीडियो खत्म होता है। जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब डिसीज कॉज्ड ड्यू टू डिफेक्ट इन जीन और क्रोमोसोम, मतलब कोई भी ऐसी डिसीज हो जाना जो कि जीन और क्रोमोसोम में क्रोमोसोम को अफेक्ट कर रही है ना, और इसके चलते क्रोमोसोम या फिर जीन जो होते हैं वो उनकी क्वालिटी खराब होती है ना, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। टाइप्स देखो, मेंडेलियन डिसऑर्डर, ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या है, ये कॉज होता है बाय म्यूटेशन इन अ सिंगल जीन, सिंगल जीन में जब म्यूटेशन होता है तब मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस, एक्स लिंक्ड, है ना। फिर आता है हीमोफीलिया, ये भी एक्स लिंक्ड होता है। फिर सिकल सेल एनीमिया,
ये थैलेसीमिया और हमने जो अभी वर्ड प्रोनाउंस किया था वो है, ठीक है। बेसिकली ये भी एक डिसऑर्डर है। सेकंड, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ड्यू टू एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में जो टोटल नंबर होते हैं, टोटल नंबर कितने होते हैं, 46 नंबर क्रोमोसोम होते हैं। तो अगर एबनॉर्मल नंबर आ गया तो इसके चलते ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है। डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी, 21 क्रोमोसोम हो जाता है ना। मतलब 21 नंबर के क्रोमोसोम में क्या होता है, कुछ डिफेक्ट आ जाता है ना। कैलीफेंटर सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, जो यहाँ पे देखो जो एक एक्स है ना वो एक्स्ट्रा जुड़ जाता है ना। और ये जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है ट्रांसजेंडर पीपल में, है ना। टर्नर सिंड्रोम, है ना, इसमें एक्स ओ का सिस्टम आ जाता है। फिर इसकी की पॉइंट समझो। सम आर इनहेरिटेड, कुछ जो होते हैं वो इनहेरिटेड होते हैं, मतलब आपके मम्मी पापा से मिले हुए होते हैं, है ना। और सम अकर ड्यू टू म्यूटेशन इन एरर इन मियोसिस, और कुछ जो होते हैं वो म्यूटेशन के चलते होते हैं, ठीक है। म्यूटेशन में जब मियोसिस में जब एरर हो जाता है तब ये जो चीज़ें हैं वो अकर हो जाती हैं। तो इसकी वजह से जो ऑफ स्प्रिंग है उसको परेशानी झेलनी पड़ती है। सेकेंड लास्ट है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, इसको अच्छे से समझते हैं। डेफिनेशन, डिसऑर्डर कॉज्ड ड्यू टू एबनॉर्मल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर और क्रोमोसोम, ठीक है। इसको हमने अभी समझ लिया। इसकी कॉजेस क्या है, मतलब कैसे होता है ये। तो ये होता है एरर ड्यूरिंग मियोसिस, है ना, मतलब नॉन डिसजंक्शन, और क्रोमोसोमल फेल टू सेपरेट प्रॉपरली। इसके चलते जो क्रोमोसोम होता है वो प्रॉपरली सेपरेट होने में फेल हो जाता है। इसकी टाइप देखो, फर्स्ट वन है एन्यूप्लॉडी, ठीक है। इसकी प्रोनाउंसिएशन और देख लेना अच्छे से। इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा और मिसिंग क्रोमोसोम ऐड हो जाता है ना। जैसे डाउन सिंड्रोम, 3 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम और 21 ट्राइसोमी, है ना। कैलीफेंटर सिंड्रोम जो भी हम पढ़ चुके हैं। फाइनल लाइन यहाँ पे समझो, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर मतलब रॉन्ग क्रोमोसोम नंबर, और इसका रिजल्ट क्या होता है, एबनॉर्मल ट्रेड्स, है ना। चलो लास्ट आता है पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस मतलब स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड इन अ फैमिली ओवर जनरेशंस। मतलब पेडिग्री एनालिसिस मतलब क्या होता है कि किसी भी एक फैमिली के ट्रेड को, इनहेरिटेंस को स्टडी करना, है ना। कि अगर कोई भी डिसीज अगर हिडन है, रेसेसिव फॉर्म में है, और हो सकता है कि वो नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है, आने वाली जनरेशन में अपेयर हो सकता है, तो उसका हम पता लगा सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको हम क्योर कर सकते हैं। पर्पस टू ट्रैक जेनेटिक डिसऑर्डर, है ना, और टू प्रिडिक्ट इनहेरिटेंस इन फ्यूचर ऑफ स्प्रिंग, जो कि हमने अभी बात की। सिंबल देखो यहाँ पर, ये जो सिंबल है, ठीक है, आपकी यहाँ पे एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, तो इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। सिंबल के बारे में भी हम समझते हैं। यहाँ पे देखो, अगर स्क्वायर हुआ मतलब मेल, सर्कल मतलब फीमेल, फील्ड मतलब कुछ अफेक्ट है वो, है ना, किसी चीज से अफेक्टेड है, और अगर हाफ फील्ड है मतलब वो किसी चीज की कैरियर है। की पॉइंट क्या है, यूज्ड फॉर मेंडेलियन डिसऑर्डर, है ना, ये मेंडेलियन डिसऑर्डर के लिए यूज किया जाता है। हेल्प इन आइडेंटिफाइंग डोमिनेंट और रेसेसिव ट्रेड, ठीक है। एक्स लिंक ट्रेड इजिली ट्रैक्ड, एक्स लिंक जो ट्रेड है उनको इजीली पता लगाया जा सकता है। फाइनलाइज समझते हैं, पेडिग्री एनालिसिस मतलब फैमिली चार्ट, और फैमिली चार्ट मतलब ट्रैक इनहेरिटेंस, ठीक है। मतलब अगर हम सिंपल समझे तो पेडिग्री एनालिसिस किसी भी फैमिली ट्री में देखता है कि भाई कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, या फिर जो भी एक्स लिंक्ड है, या फिर जो भी प्रॉब्लम्स है उसको देखने के लिए पेडिग्री एनालिसिस यूज होता है। सो हमने ये वीडियो बहुत मेहनत से और बहुत डेडिकेशन से कंप्लीट किया है, हमने साथ में मिलकर कंप्लीट किया है, ठीक है। तो जाने से पहले द टोटल एनसीईआरटी को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और मैं बता दूं, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर, ठीक है। उसको भी हम ऐसे ही बिना किसी टाइम की परवाह किए इसको अच्छे से ख़त्म करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि अगर टाइम लग भी जाए बट जो चैप्टर है वो कम्प्लीटली एक ही वीडियो से कंप्लीट हो तो वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। आई नो कि वीडियो लंबी हो गई होगी, बट फिर भी
मैं चाहता हूँ कि जो चैप्टर है वो अच्छे तरीके से कंप्लीट हो। सो ओके, हम लोग मिलते हैं कल। अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, ठीक है, तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताना कि आपको क्या चीज़ें बुरी लगी, क्या चीज़ें अच्छी लगी, क्या चीज़ें हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें कमेंट में ज़रूर बताना। हम मिलते हैं कल आपसे, तब तक के लिए स्टे ट्यून और द टोटल एनसीईआरटी को सब्सक्राइब करना मत भूलना।